वेलकम टू लीगल एड्स आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका और आज मैं एक बहुत अच्छा सा डिस्कशन आपके सामने लेकर आई हूं और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स का। राइट, मुझे पता है आप सभी ने अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दी है और ये एग्जाम कोई एक एग्जाम नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स है। आप क्लैट, आईबीपीएस, एनआईसीएल, यूपीएससी, जुडिशरी, यूजीसी नेट, एआईबी, कोई भी एग्जाम, जिस हर एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट, क्या करने वाले हैं हम आज के इस सेशन में डिस्कस? चलो, आज के इस सेशन में मैं आपसे वो डॉक्ट्रिन्स डिस्कस करने जा रही हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की काफी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स है, काफी बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछी गई है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इन डॉक्ट्रिन्स का आइडिया आपको होना चाहिए। राइट, चलो थोड़ा सा रोड मैप देख लेते हैं आज के डिस्कशन का। तो हम सबसे पहले आज 5 पावरफुल डॉक्ट्रिन्स डिस्कस करेंगे जिन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को काफी हद तक शेप किया है या कॉन्स्टिट्यूशन को काफी हेल्प किया है। राइट, हम इन्हें जुडिशियल प्रिंसिपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि इनसे रिलेटेड वो कौन सा केस लॉ है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। कौन सी है वो 5 डॉक्ट्रिन्स? चलिए शुरू करते हैं। राइट, सबसे पहले तो ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन मतलब ये कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है। इनफैक्ट जुडिशरी ने कई बार मल्टीपल मैटर्स में कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते वक्त कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स निकाले हैं जो बहुत जरूरी है किसी भी लीगल सिस्टम के एग्जिस्टेंस के लिए या फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स यूजुअली जुडिशियली इवॉल्व प्रिंसिपल्स होते हैं। ये मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन नहीं होते हैं बट लैंडमार्क केस लॉज के थ्रू डेवलप किए जाते हैं और ये ज्यादातर इसीलिए कोशिश की जाती है जो हमारे 3 अलग ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, विच इज योर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उन तीनों के बीच में एक ये परफेक्ट बैलेंस रख सके। राइट, ऐसे ही कुछ डॉक्ट्रिन्स आज हम पढ़ेंगे। बट क्यों पढ़ना जरूरी है? Why are these doctrine important? सबसे पहले तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंट ये जो है प्रोटेक्ट करती है। राइट, जुडिशियल रिव्यू को गाइड करती है। जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट एंड गाइडेंस है ये डॉक्ट्रिन्स। कई बार ये हमें जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, स्पेसिफिकली सेंटर एंड स्टेट का जो टसल चलता है, उनके पावर्स या उनके लिमिटेशंस को समझने की कोशिश करती है और साथ साथ आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर उस लॉ एस्पिरेंट्स के लिए वो जुडिशरी प्रिपेयर कर रहा है या किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन दे रहा है या फिर पॉलिसी मेकर ही क्यों ना ही नहीं है, डॉक्ट्रिन पढ़ना जरूरी है। एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में आएंगी, और अगर प्रैक्टिस कर रहे हो या लॉ को इंटरप्रेट करके कहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो भी ये डॉक्ट्रिन्स काम में आएंगी। राइट, तो अब यहाँ पे हम डॉक्ट्रिन्स पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। राइट, अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये देखते हैं। ये जिस केस से शुरू हुई है या जिस केस ने इसको जन्म दिया है वो है हमारा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन द ईयर 1973। बट अगर मैं इसका ओरिजिन अभी ट्रेस करने जाऊं तो इसका ओरिजिन 1973 का ये डिसीजन नहीं है, बट काफी हद तक बहुत पहले है। यानी कि सबसे पहले जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो काफी सारे जो है ना जमींदारी अबॉलिशन एक्ट के अंदर लैंड रिफॉर्म लॉज आए थे जो कि हमने सीधा सीधा 31A 31B के अंदर लेकर आए थे, और बहुत सारे लॉज वो चैलेंज भी हुए थे क्योंकि वो हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वॉयलेट भी कर रहे थे। सो इमेजिन समवन वुड कम एंड टेक अवे कि भाई गवर्नमेंट ने इतनी सीलिंग लगा दी है, इसके ऊपर आप लैंड जो है वो नहीं रख सकते हो। मतलब हाइपोथेटिकली 20 एकड़ के ऊपर अगर आपके पास कोई लैंड है, दिस इज हाइपोथेटिकली, तो वो कहां चली जाएगी? वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी वॉयलेट कर रही थी बिकॉज उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31। राइट, बहुत सारी पिटिशंस फाइल हुई, इन लॉज को चैलेंज किया गया, तो गवर्नमेंट ने परेशान होकर 9th शेड्यूल बनाया। 9th शेड्यूल में वो सारे लॉज डाल दिए और कह दिया कि 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यूज में काउंट नहीं होता। हम 9th शेड्यूल के अंदर जो लॉज डाल रहे हैं वो जुडिशरी उसको रिव्यू नहीं कर सकती। शंकरी प्रसाद के केस में 1951 में पहले अमेंडमेंट को ही चैलेंज कर दिया, जिसमें सारे लैंड रिफॉर्म्स आए थे और 9th शेड्यूल डाला गया था। राइट, तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जानते हो क्या कहना था? सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जो आर्टिकल 13 है जो ये कहता है
कि भाई कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है तो वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, बट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा ना, अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट करके हम लेकर आए 9 शेड्यूल, वो तो चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। और इसी सेम डिसीजन को सज्जन सिंह के केस में भी जो है कंफर्म किया गया था। फिर आया गोलकनाथ। गोलकनाथ के केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर कोई अमेंडमेंट भी है बट अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो क्वेश्चन किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। गोलकनाथ के इस डिसीजन को लेजिस्लेचर ने हल्के में नहीं लिया और वो फिर 24th अमेंडमेंट ले आए कि छोड़ो, हम आर्टिकल 13 को अमेंड कर देते हैं और हम 368 को भी अमेंड कर देते हैं। दोनों के दोनों आर्टिकल्स यहाँ पर अमेंड हो गए कि अब जो 368 के थ्रू अमेंडमेंट लाया जाएगा उस पर आर्टिकल 13 एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट मीन्स amendment would not be considered as a law and it's outside the purview of judiciary। बढ़िया सी बात हो गई, ठीक है। उसके बाद 25th अमेंडमेंट आया, 26th अमेंडमेंट आया, 29th अमेंडमेंट आया, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मतलब अब 25th अमेंडमेंट में और लॉज लाए गए, 31C लाया गया। 31C को 2 पार्ट्स में लाया गया कि भाई अब तो ऐसा करेंगे कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जो डायरेक्टर्स है उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए अगर हमें फंडामेंटल राइट्स भी वॉयलेट करने पड़ेंगे तो चलेगा, राइट। पर इसका पार्ट 2 ये कहता था कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लॉज लाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू में काउंट नहीं की जा सकते, मतलब जुडिशरी हैज नो राइट टू रिव्यू इट, राइट। प्रीवी पर्स को आपने अबॉलिश किया, चलो वो तो ठीक था, कोई बात नहीं, करना भी चाहिए था, राइट। प्रीवी पर्स को अबॉलिश कर दिया, नए लॉज लेकर आए, 9th शेड्यूल में और नए लॉज लेकर आए। फाइनली फिर लोग परेशान हो गए, मल्टीपल पिटिशंस फाइल करी और तब आया केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें आपका अमेंडमेंट 24, अमेंडमेंट 25, अमेंडमेंट 29 जो है चैलेंज किया गया। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये था कि क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड अमेंडमेंट की पावर है। भाई सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जितने अमेंडमेंट्स चैलेंज हुए थे ना उनको ध्यान में रखते हुए क्या बोला कि हाँ 25th अमेंडमेंट है, पार्ट 1 सही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को आप जो है इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारी जगहों पे मैटरनिटी ऑफ बेनिफिट एक्ट अगर लाते हैं तो आर्टिकल 14 वायलेट होता है। वीकर सेक्शंस को लेकर अगर हम कोई जो है पॉलिसी बनाते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल 14 वायलेट होता है, अग्री, ठीक है, राइट। लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू के अगेन अंडर में नहीं आएगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप अमेंड नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात बोला कि 26 सही है, 29 सही है, 25 का पार्ट 1 सही है, पार्ट 2 सही नहीं है, राइट, 24 सही है। बट ये कहना कि जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे जो है वो पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो गलत है। मतलब आपके पास पार्लियामेंट के पास जो अमेंडमेंट की पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है, उस पर एक लिमिट है, उस पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप जितना चाहो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर लो, बट अमेंड करते वक्त भी आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छीन सकते। यू कैन नॉट टेक अवे द बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आगे के मल्टीपल केसेस में जैसे कि वामन राव, IR कोलो और बहुत सारे केसेस में, मिनर्वा मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बताया है, SR बोमई के केस में बहुत बार बताया है कि कौन कौन से हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, सेक्युलरिज्म, दे ऑल वुड बी कंसीडर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर, और इस डॉक्ट्रिन को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगली डॉक्ट्रिन पे आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, राइट। अब ये डॉक्ट्रिन है क्या, देखो तुम्हें शेड्यूल 7 याद है? शेड्यूल 7 क्या कहता है? शेड्यूल 7 3 लिस्ट की बात करता है। अच्छा, ये लिस्ट हमने कहाँ से बोरो करी थी? ऑस्ट्रेलिया से बोरो की थी क्या? कहाँ से बोरो की थी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे तो पता है, तुम बताओ कमेंट सेक्शन में कहाँ से बोरो की थी। तो हमने एक कंसेप्ट बोरो किया था लिस्ट का, यानी कि 3 लिस्ट है हमारे यहाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस हर सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिसडिक्शन है, वो यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है।
स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जिस हर सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, जिसपे स्टेट लेजिस्लेचर का जुरिस्डिक्शन है, वो स्टेट लिस्ट में मेंशन है। तीसरी एक और लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पे रेसिडुअरी पावर्स जो है यूनियन को दी गई है, बट बोथ ऑफ देम कैन मेक द लॉ, राइट। अब यहाँ पे अलग अलग लिस्ट में अलग अलग तुमने जुरिस्डिक्शन और सब्जेक्ट मैटर तो दे दिए, बट क्या कॉन्फ्लिक्ट कभी होगा या नहीं होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो देयर आर टाइम्स जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है सेंटर एंड स्टेट के बीच, यानी यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच, कि भाई ये सब्जेक्ट मैटर जो है इस पे तुम लॉ बनाओगे या हम लॉ बनाएंगे। तो इस जो है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक डॉक्ट्रिन अडॉप्ट करी गई थी। उस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। ये डॉक्ट्रिन वैसे ओरिजिनली मानी गई है कि कैनेडियन लॉ में थी। कनाडा का एक फेमस केस है कुशन वर्सेस डुपी, उसमें ये डॉक्ट्रिन फॉलो की जाती थी, राइट। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा 1951 का केस है ये, इसमें अडॉप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, इसमें हुआ ये था कि बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट था जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने निकाला था, बट इस वजह से सेंट्रल के एक सब्जेक्ट पे जो है ना इंक्रोचमेंट हो रहा था। सेंटर बोल रहा था इनका लॉ हमारे यहाँ इंक्रोच कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर कहता है नहीं मेरा तो हक है, मैं तो लॉ बना सकता हूँ। तो यहाँ पे दोनों के बीच में टसल चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को लाया गया कनाडा से, सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई करा कि भाई बहुत सिंपल सी चीज है, भले ही हमने लिस्ट में आपके सब्जेक्ट्स मैटर अलग अलग डिवाइड कर दिए गए हैं, बट देयर आर टाइम्स जब हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट्स आपस में ओवरलैप कर जाए। तो ऐसे में अगर ओवरलैप कर जाएंगे तो जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डिटरमाइन करना कि लेजिस्लेशन बनाते वक्त ट्रू नेचर क्या था। लेजिस्लेशन बनाते वक्त जो ट्रू नेचर था वो इंक्रोचमेंट का था या नहीं। अगर वो इंक्रोचमेंट का नहीं है, अगर वो इंक्रोचमेंट का नहीं है तो वो लेजिस्लेशन जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब कि अगर वो सब्सटेंस जो है वो लेजिस्लेचर के जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर के था, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा है तो वैलिड है। यूनियन लेजिस्लेचर की लिस्ट में था, अगर उसमें फॉल कर रहा है उस लिस्ट में तो वैलिड है। बट अगर बाय चांस अगर एक दूसरे का जुरिस्डिक्शन यहाँ टच होता है तो go and understand the pith and substance, the reason why the legislation was made. If it was made for the encroachment, then it can be held intra virus, otherwise it can stand. राइट, सब्सटेंस को समझो किस वजह से बनाया गया था वो लेजिस्लेशन, राइट। चले नेक्स्ट डॉक्ट्रिन पे आए। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है आपका कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन मतलब बेसिकली वो फ्रॉड जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किया जाता है। भाई सिंपल सी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट इंपोज कर रहा है, तीनों ऑर्गन्स पे कर रहा है, जुडिशरी पे भी करता है, लेजिस्लेचर पे भी करता है और एग्जीक्यूटिव पे भी करता है। ये आप तीनों पे लिमिट्स हैं। अब जो लिमिट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने आप पे इंपोज करी है, मतलब आपको पावर्स दिए कि आप यहाँ लॉ बना दो, इस चीज पे लॉ नहीं बना सकते। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो, बिकॉज हमारे यहाँ क्या सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन। बट कभी अगर ऐसा है कि आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हो, इनडायरेक्टली घूम के ऐसे कान ना पकड़ के, अगर ऐसे कान पकड़ के आप इनडायरेक्टली ऐसा लॉ लेकर आ रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको पावर दी है उसके बियॉन्ड जाके है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। यानी कि समथिंग विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, यही कहती है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। मतलब अगर लेजिस्लेचर कभी अब कुछ और ऐसा करना चाहे जिसके लिए उसको परमिशन नहीं है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन उसे अलाउ नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी पावर को लिमिट कर देता है, या लेजिस्लेचर का वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है, तो अगर वो डायरेक्टली नहीं कर पा रहा है बट उसके रियल इंटेंशन यही है करने के और वो इनडायरेक्टली किसी लेजिस्लेशन को लाके करता है, तो उसे यहाँ पे जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये डॉक्ट्रिन आई थी केसी गजापति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में, जहां पे टैक्सिंग पावर का मिसयूज करके लेजिस्लेचर कुछ और अचीव करना चाहता था, बट कोर्ट ने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन अप्लाई होगी और ऐसा हम नहीं होने देंगे। चलो आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है? अच्छा, एक्लिप्स से मुझे याद आया, एक्लिप्स होता क्या है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इसको कहते हैं ना एक्लिप्स। क्या हो जाता है इसमें? चांद नहीं दिखता, सूरज नहीं दिखता, यानी कि बेसिकली कह दिया जाए छुपा देना, टू हाइड इट, राइट। व्हेन यू डोंट वांट टू सी समथिंग यू हाइड इट,
राइट। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जिस पे एप्लीकेबल है वो है हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, राइट। बहुत सारे, देखो कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, अडॉप्ट कब हुआ, 26 नवंबर 1949, इनैक्ट कब हुआ, 26 जनवरी 1950। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्यों है, क्यों 26 जनवरी 1950 वाज चूजन एज द इनैक्टमेंट डेट, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले यानी 26 जनवरी 1950 के पहले बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। अब उसमें से बहुत सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद इनकंसिस्टेंट हो गए क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं। आर्टिकल 13 यही कहता है ना, एनी लॉ विच वायलेट्स और इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट इज वॉइड एंड इट शुड बी हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट क्या पता अगर वो लॉज आगे जाके काम आ जाए तो क्या करें फिर ऐसे लॉज का, राइट। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एक्लिप्स हमने एप्लीकेबल करी, यानी कि क्या करो, डोरमेंट कर दो उन लॉज को, राइट। मतलब उनको रहने दो बट उनको अनएनफोर्सिएबल कर दो, ये इन्फोर्स में ही नहीं है, वो इन्फोर्स में ही नहीं है, अगर वो एप्लीकेबल ही नहीं है तो फंडामेंटल राइट वायलेट ही नहीं करेंगे, राइट। फ्यूचर में यदि कभी भविष्य में फंडामेंटल राइट्स में चेंज आता है, किसने सोचा था कि हम जो है राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना देंगे, हुआ ना ऐसा। तो अगर फ्यूचर में कभी कोई चेंज आता है और फंडामेंटल राइट्स में अगर किसी भी तरह के चेंज आने के बाद उन लॉस को ऑपरेशनल किया जा सकता है तो हम फिर से जगा देंगे, फिर से एक्टिव कर देंगे। तो बेसिकली इसे कहते हैं छुपा देना, छुपा दो उसको ताकि वो नहीं दिखे और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। सो टिल द टाइम वो पर्टिकुलर लॉ किसी भी फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंसी में है, उसको वायलेट कर रहा है, हाइड इट, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एप्लीकेबल कर दो, उसको डोरमेंट और अनएनफोर्सिबल कर दो। अगर फंडामेंटल राइट में कोई चेंज आया तो हम फिर से उसको एक्टिव कर देंगे, उसके ऊपर से ग्रहण हटा देंगे यानी उसके ऊपर से एक्लिप्स हटा देंगे। और ये डॉक्ट्रिन आई है हमारी भीकाजी नारायण टाकरदास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में, मेरी स्टेट ऑफ एमपी ने दी थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख डॉक्ट्रिन, आई थिंक इट्स द लास्ट डॉक्ट्रिन, यस इट्स द लास्ट डॉक्ट्रिन। हमने बेसिक स्ट्रक्चर करी, पिथन सब्सटेंस करी, कलरेबल लेजिस्लेशन करी, एक्लिप्स करी, हाँ। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इज द लास्ट ऑप्शन, लास्ट डॉक्ट्रिन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम में से कोई भी फ्रूट खाता है, मैं मिडिल क्लास से हूँ, ठीक है, हाँ, मैं भी फ्रूट खाती हूँ। अगर मैं एप्पल खा रही हूँ और थोड़ा सा उसका ऐसा कोई साइड का ऐसा कोना है जो कि खराब हो गया तो मैं पूरा एप्पल नहीं फेंकती, मैं आई स्टिल डजंट कम फ्रॉम दैट क्लास कि वो पूरा एप्पल फेंक दूं, नहीं, मैं वो चाकू लेती हूँ, मैं थोड़ा सा उसका गंदा वाला हिस्सा फेंकती हूँ और फिर पूरा एप्पल खा लेती हूँ। यही है तुम्हारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। मतलब अगर कोई ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है जिसका कोई एक हिस्सा, कोई छोटा पार्ट या कोई एक पोर्शन जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंसी में है, वो फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, तो उसके लिए पूरी एक्ट को क्यों वेस्ट करना, उस अकेले पार्ट को उससे अलग कर दो, उस अकेले पार्ट को उससे सीवियर कर दो। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। बेस्ट बताओ कैसे समझोगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला केस था, याद है, आई थिंक इट वाज एएम जबलपुर, नो, प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस था जब पूरी की पूरी एक्ट जो है चैलेंज कर दी गई थी। तो उन्होंने कहा था सिंपल सी बात है, पूरी की पूरी एक्ट तो गड़बड़ नहीं है, कुछ प्रोविजंस गड़बड़ है, तो वो प्रोविजंस को सीवियर कर दो, प्रोविजंस को यहाँ से हटा दो, जिससे पूरी की पूरी एक्ट जो है वैलिड हो जाएगी। पूरी की पूरी एक्ट स्ट्रक डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप एक एक्ट को वैलिड कर सकते हो उस पोर्शन को स्ट्रक डाउन करके, राइट। तो बेसिकली उस स्टैट्यूट के उस पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दो ताकि रेस्ट पूरा का पूरा एक्ट है वो वैलिड रहे, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये किस केस में आई थी, ये आई थी आरएमडी चमारबाग वाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, राइट। अब ये सारी डॉक्ट्रिन्स थी जो मैं आप सभी से यहाँ पे डिस्कस करना चाहती थी। बट डॉक्ट्रिन्स डिस्कस करने से पहले मैं क्यों कर रही हूँ डॉक्ट्रिन डिस्कस, राइट, क्योंकि ये एग्जामिनेशन का पार्ट है। किस एग्जामिनेशन का पार्ट है, आप क्लैट का एग्जामिनेशन दो, आप किसी भी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर का एग्जामिनेशन दो, आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दो, हर एग्जामिनेशन का पार्ट है। अब तो आईबीपीएस एसओ का कैलेंडर भी आ गया है और एनआईसीएल का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। बट क्या सिर्फ डॉक्ट्रिन सफिशिएंट है,
नहीं, डॉक्ट्रिन सिर्फ डॉक्ट्रिन सफिशिएंट नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो पढ़ने की जरूरत है। तुम अगर क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर एआईबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर वो कोर्स यहाँ पर तुम्हारे लिए अवेलेबल है। बिकॉज सिर्फ डॉक्ट्रिन्स पढ़ लेना इज नॉट सफिशिएंट, बहुत कुछ पढ़ना है। अब जैसे आईबीपीएस एसओ का भी रिसेंटली नोटिफिकेशन आ गया है ना? तो तुम देखो, अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो वी हैव जस्ट रिसेंटली केम अप विद अ न्यू बैच। हम हर मंथ नया बैच लाते हैं, और अभी 16 जून को ही हम नया बैच लेकर आए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो क्या है इस बैच में, क्या है ऐसा जो हम तुम्हें ऑफर कर रहे हैं? तो हम तुम्हें ऑफर कर रहे हैं लाइव क्लासेस, राइट? आओ लाइव क्लासेस देखो, लॉ नॉन लॉ दोनों सब्जेक्ट की देखो। मतलब प्रीलिम्स में इंग्लिश, रीजनिंग, जीके पूछा जाएगा, करंट और स्टैटिक दोनों, उनकी लाइव क्लासेस। उसके अलावा लॉ में जितने कवर सब्जेक्ट्स कवर होंगे उनकी लाइव क्लासेस देखो, राइट? क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्लैट के सारे सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस। लाइव नहीं देख पा रहे हो, उन्हें रिकॉर्डेड देखो। कोई भी डाउट्स होंगे उसे सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है। 24/7 डीसीएस सेशंस ग्रुप है, जहां पर आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। या फिर अगर डायरेक्ट बात करनी है तो मेंटोरशिप सेशन है, 1-to-1 फैकल्टी से डायरेक्ट बात करो। सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट, एंजाइटी, स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट, सारे डाउट्स यहाँ पर रिजॉल्व होंगे। एंड नॉट जस्ट दैट, हम समझते हैं कि स्टडी मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है, तो स्टडी मटेरियल को यहाँ पे जो आपके एग्जाम्स के लिए फोकस्ड बनाया गया है वो प्रोवाइड किया जाएगा। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, एंड ऑल एट वन प्लेस। तो तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी का पूरी तरीके से ध्यान हम रखेंगे। और एक गुड न्यूज पता है क्या है? तुम किसी भी कोर्स के लिए एनरोल करो, तुम क्लैट के लिए करो, तुम आईबीपीएस के लिए करो, एनआईसीएल करो, यूजीसी नेट दिसंबर के लिए करो, तुम ये कोड इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज टाइप LEACYT, एंड आपको सीधा 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, राइट? तो देर किस बात की है, एनरोल कर लो। बट उससे पहले डॉक्ट्रिन, राइट? आप कुछ एग्जाम्स टिप्स भी दे दो डॉक्ट्रिन से रिलेटेड। जब भी ये डॉक्ट्रिन्स पढ़ो, कोशिश करना उन्हें उस केस के फैक्ट से रिलेट करके पढ़ो, ताकि तुम्हें याद रह जाए कि डॉक्ट्रिन एग्जैक्टली कहना क्या चाह रही थी। कोशिश करो कि डॉक्ट्रिन्स को किस तरीके से जुडिशियल रिव्यू में अप्लाई किया गया है, यानी कि जुडिशरी ने उन डॉक्ट्रिन्स को अप्लाई किया है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, आप यूपीएससी, क्लैट, जुडिशरी, यूजीसी नेट, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये डॉक्ट्रिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है, राइट? बट ऐसे नहीं जाने दूंगी। एक क्वेश्चन है जो मेरा है तुम लोगों से, राइट? ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है इनमें से जितनी भी डॉक्ट्रिन हमने डिस्कस करी थी, या और बहुत सारी डॉक्ट्रिन हमने नहीं भी डिस्कस करी है, जैसे हमने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अभी डिस्कस नहीं करी है ना? कौन सी ऐसी डॉक्ट्रिन है जिसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रोल जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रोल प्ले किया है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने में? Which doctrine you think has the most important and the strongest role to play डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? अब ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, राइट? सेशन अच्छा लगा, कोर्स समझ में आया तो क्या करना है? कुछ नहीं, कॉल ऑन दिस नंबर 6363286363 एंड वी विल आंसर ऑल योर डाउट। आप सेशन अच्छा लगा है तो क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करोगे। देखो, बहुत सारी चीजें भी आने वाली हैं। आईबीपीएस का कैलेंडर आ गया है, एनआईसीएल की वैकेंसी आ गई है, सेबी का नोटिफिकेशन आने वाला है, क्लैट में सिर्फ 6 महीने बचे हैं, दिसंबर का एग्जाम यूजीसी नेट का अभी आ जाएगा। तो तुम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चैनल तुम अभी सब्सक्राइब कर दो। वॉट एवर एग्जाम दिस इज, कई बार नोटिफिकेशन है किसी वैकेंसी का वो भी पता चलता है। अभी रिसेंटली कंपनी प्रोसिक्यूटर का भी नोटिफिकेशन आया है, वो चैनल पे अवेलेबल है ना? तो कोई भी नोटिफिकेशन तुम्हें पता चलेगा तब जब तुम चैनल सब्सक्राइब करोगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब द चैनल। देन अगर वीडियो पसंद आया है, लाइक द वीडियो, शेयर इट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे ये बताओ, कौन सी ऐसी चीजें जो तुम चाहते हो हम तुम्हें डिलीवर करें? कोई भी ऐसा सेशन, कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी, एनीथिंग यू गाइज वांट, वी आर हियर फॉर यू एंड वी विल डिलीवर फॉर यू। बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट इज इट दैट यू वांट फ्रॉम अस, राइट? देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। सी या, बाय बाय गाइस, बाय।